सबसे पहले यहां जानने की जरूरत है कि नैनो टेक्नोलॉजी में इसकी डेफिनेशन क्या है। ये नैनो वर्ड आया कहां से। ये जो नैनो वर्ड है ये डिटरमाइन करता है बेसिकली स्केल को। कैसा स्केल, जैसे कि हम 1 मीटर को लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, और वहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाता है। क्लियर। तो जैसे 1 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 मीटर लिख सकते हैं पावर में, तो यहां पर नैनोमीटर को हम 10 टू द पावर -9 मीटर बोलते हैं। सोचो कितना छोटा, मतलब एक सेल भी हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती। और एक सेल का साइज अगर बताऊं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुसल का अगर साइज बताऊं तो वो भी 5 से 6 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर। इतना छोटा स्केल है जो हमें अपनी नेकेड आइज से दिखता नहीं है, और इस लेवल पर जाकर के हम इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन पता होना चाहिए हमें। पीछे होता यह है कि जो भी मैटर है, जो भी मैटर होता है, आपको पता है कोई भी मैटर है वो उसकी बेसिक यूनिट एटम होती है, और एटम से मिलकर ये पार्टिकल्स बनते हैं। ये पार्टिकल्स मिलकर के फिर सॉलिड लिक्विड गैस मैटर बनाते हैं। अब तो वो बात अलग है कि एटम को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन जब ये पार्टिकल्स, जब ये एटम्स किसी एलिमेंट के नैनो लेवल पर आ जाते हैं, इतने छोटे लेवल पर, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी थर्मल प्रॉपर्टी या इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये सब चेंज हो जाती है। देखो ध्यान से 3 वर्ड यूज करे मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड थर्मल प्रॉपर्टी। मतलब जिस तरह से ये एलिमेंट्स नॉर्मल मैक्रो लेवल पर इंटरेक्ट करते हैं, जब ये नैनो लेवल पर आते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और ये प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं अपने फायदे के लिए। ऐसा क्यों हो जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं? इसका रीजन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक सरफेस एरिया होता है और उसका वॉल्यूम होता है। अगर ये हम इस किसी पार्टिकल के, किसी चीज के छोटे टुकड़े करते जाए तो उसका सरफेस एरिया तो बढ़ता जाता है, वॉल्यूम कम होता जाता है। यही चीज यहां पर होती है कि सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो यहां पर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से इन प्रॉपर्टीज में इस तरह का चेंज आता है। तो आई होप यहां पर आप छोटी छोटी बातें कुछ समझ पाए हैं। चलिए अब डिफाइन करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को। एग्जाम में इंट्रोडक्शन में लिखने को आता है तो क्या लिखेंगे? नैनो टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जहां हम किसी तरीके का डिजाइन बनाते हैं, कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई स्ट्रक्चर, कोई डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम कर रहे हैं तभी जब हम साइज और शेप के लेवल पर कोई मैनिपुलेशन करते हैं मैटर का या एलिमेंट्स का। डन। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है, और इन मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टीज है नैनो लेवल पर, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस चीज को और थोड़ा डिटेल में अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। लेट अस सपोज आपके हाथ में क्या हुआ, आपका हाथ जल गया, इंजरी हो गई, जल गया। हाथ जलने के बाद आप यूज करेंगे यहां पर लेट अस सपोज की सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की ट्यूब। एक बैंडेज है जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की बनी है, और आप उसको अपने हाथ पे लगाते हो जहां आपका हाथ जल गया था। थोड़े टाइम बाद आपका हाथ जो है क्या हो जाएगा, रिपेयर कर जाएंगे, टिश्यूज जो भी इंजरी हुई है वो हील अप हो जाएगी, और हाथ आपका जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या सिल्वर की यह प्रॉपर्टी है कि वो मैक्रो लेवल पर आपके बर्निंग को, सेंसेशन को ठीक कर सके या हाथ के टिश्यूज को रिपेयर कर सके? नो। लेकिन जब नैनो लेवल पर सिल्वर के पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा है तो ये प्रॉपर्टी निकल करके आती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है नैनो लेजर्स का। ये नैनो लेजर्स बेसिकली बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बहुत ही तेजी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसफर करने के लिए यूज हो सकते हैं। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, मेंस में क्वेश्चन आता है तो एग्जांपल्स का वहां बहुत ज्यादा रोल रहेगा। जितने एग्जांपल्स आप कोट कर पाएंगे उतना ही आपका आंसर एनरिच होता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं एक बार फिर से आपको स्केल अगर दिखा दूं तो आप ये देख सकते हैं हमारा हाथ कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर का है, तो हमारा हेयर फॉलिकल 1 मीटर या 1 मिलीमीटर अराउंड है। वहीं आप देखो तो हीमोग्लोबिन का ये मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना छोटा है। इस स्केल को जो 10 टू द पावर -7 से लेकर के 10 टू द पावर -9 तक जाता है मीटर के रिस्पेक्ट में, उसे हम कहते हैं नैनो स्केल। उसे हम कहते हैं नैनो स्केल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक स्केल है, आप इसको अच्छे से देखिए कैसे आप मैक्रो लेवल से धीरे 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 नैनो लेवल पर जाते हैं।
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को अगर आप समझते हैं तो आप समझ पाएंगे इसके स्केल को। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पर, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस टेक्नोलॉजी का है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एप्लीकेशन को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर लेते हैं, मेडिसिन या बायोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड, या एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल लेवल पर, या एग्रीकल्चर के लेवल पर। ऐसे हम करके इस टॉपिक को डिवाइड करते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। मैं यहां पर आपको बता दूं कि 2020 में मेंस में मेडिसिन पर नैनो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशंस पर डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, प्लस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ चुके हैं। क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बट यू शुड बी अवेयर कि एक बार अगर क्वेश्चन मेडिसिन पे पूछा है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा यहां आता है एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहली एप्लीकेशन हो सकती है डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाने की। कोई भी अगर हमें एक डायग्नोस्टिक डिवाइस बनानी है तो वहां पर हम इन नैनो टेक्नोलॉजी पार्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डायग्नोसिस कितना बड़ा इशू है। आज के टाइम पे एक कोरोना नाम की डिजीज, आपको पता ही है कितना हैवॉक उसने क्रिएट किया है। ऐसे तो मल्टीपल डिजीजेस आती ही रहेंगे और डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे वायरसेस, तो क्यों ना नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सेफली कहीं ना कहीं ऐसे डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को बना सकें। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहां पर हम यूज करेंगे ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं कैंसर की सेल्स का, तो आप सोचिए कोई इंडिविजुअल है और उसके अंदर कैंसर की सेल्स हैं। अब अगर वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी यूज करता है। ऐसे रेडिएशन या कीमोथेरेपी में कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल भी मर जाती है। लेकिन क्यों ना हम ऐसी डिलीवरी व्हीकल्स को बनाएं जो पर्टिकुलरली बॉडी में जाकर सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करें। इससे होगा ये कि नॉर्मल सेल्स मरेंगी नहीं और कैंसर सेल्स पे ही हम डायरेक्टली अपना कहीं ना कहीं ड्रग को स्पेसिफिकली पहुंचा पाएंगे। ये एक तरीका हो गया और इसमें हम हार्म नहीं कर रहे अपनी नॉर्मल सेल्स को, तो नैनो मिसाइल इसका एग्जांपल है। तीसरा पॉइंट, किसी भी तरीके के टिश्यू जो डैमेज हुआ है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर यहां पर कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था कि हाथ जला तो किस तरह से आपने टिश्यू को रिपेयर किया है। और एप्लीकेशंस देखो तो किसी इंडिविजुअल को डायबिटिक है या डायबिटीज है तो वहां पर उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कितना है। उसे रेगुलेट करने के लिए वो डायबिटिक पैड्स, इस तरीके के नैनो डिवाइस को यूज कर सकता है और वहां पर वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट, नैनो चिप्स। नैनो चिप्स क्या कर सकते हैं, बॉडी में जो कोई अगर आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में प्लेक कंडीशन है उसको भी ट्रीट कर सकता है। प्लेक क्या हो गया, बेसिकली एक ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज कैसा है, लेट अस सपोज ये ब्लड वेसल है और इसमें बीच में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो रुकेगा तो यहां पर इस कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज को रोकना है और रोकने के लिए हम इन नैनो चिप्स का यूज कर सकते हैं या इन नैनो पार्टिकल्स का यूज कर सकते हैं जो ब्लड में जाएंगे और इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को खोल देंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो पाया तो बहुत सारे जो हार्ट स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स होते हैं उनको रोका जा सकता है। डन। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ड्रग डिलीवरी टू द ब्रेन। मैंने ऑब्वियसली बता दिया है आपको कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जा सकता है। ऑर्गन स्पेसिफिक देखेंगे तो ब्रेन हो, चाहे वो आपकी स्किन हो या वो पर्टिकुलर कोई ऑर्गन हो, लिवर हो, किडनी हो, एंड दैट कैन बी एनीथिंग। एप्लीकेशन ऑर्गन के स्पेसिफिक बदलती रहेगी बट थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट में इसका यूज रहेगा। नैनो स्पॉन्जेस के बारे में सोचो। अब स्पॉन्जेस जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, स्पॉन्ज चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, है ना। तो आपकी बॉडी में लेट अस सपोज कोई टॉक्सिन है, किसी भी तरीके का टॉक्सिन है और जिसकी वजह से बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा अपना, तो क्यों ना हम अपने ब्लड में ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे स्पॉन्जेस को भेजें नैनो लेवल पर जो जाकर के ब्लड में से उस पर्टिकुलर टॉक्सिन को रिमूव कर ले। अब मान लीजिए यूरिया एक टॉक्सिन हो गया बॉडी के लिए क्योंकि किडनी का फेलियर हो चुका है। अब किडनी का अगर फेलियर हुआ तो यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए इन स्पॉन्जेस का यूज किया जा सकता है और वो इस तरह से हम बॉडी में इन स्पॉन्जेस को यूज करके किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स को कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है नैनोबॉट्स का। नैनोबॉट देखिए, ये फोटोग्राफ है, इस तरीके के छोटे छोटे नैनो लेवल पर रोबोट्स हैं। तो जब क्वेश्चन आपका रोबोटिक्स पे आएगा ना, रोबोटिक्स टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोबोटिक्स टॉपिक पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप नैनोबॉट्स का एग्जांपल वहां भी यूज कर सकते हैं। ये नैनोबॉट्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक ड्रग की डिलीवरी करेंगे
आपकी बॉडी में स्पेसिफिक जगह पर। ड्रग की डिलीवरी मतलब कोई पर्टिकुलर ड्रग है जिसको स्पेसिफिक जगह ही पहुंचाना है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको ओरल मेडिसिन की तरह लें, फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या हो, एब्जॉर्ब हो और फिर थ्रू आउट दी बॉडी जाए। क्यों ना उस केमिकल को सीधे सीधे उसी टारगेट ऑर्गन पर ही पहुंचाया जाए, उसके लिए हम इन नैनोबॉट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको मैंने कितने सारे एग्जांपल यहां पे दे दिए, इसमें से 3-4 एग्जांपल भी अगर मेंस के आंसर में आप लिखाते तो आपका आंसर बहुत अच्छा होता। 2020 में जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा वो समझ पा रहे होंगे कि कितना आसान होता है इन चीजों को अभी यहां पर सुनना, लेकिन एग्जाम में कितना मुश्किल होता है इस चीजों को लिखना। तो कंटिन्यूअस रिवीजन की जरूरत होती है। आप इसी वीडियो को 2 बार जरूर सुनिएगा ताकि आपको ये टॉपिक याद हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका डिस्कस करेंगे अब हम विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर या फूड इंडस्ट्री ऐसे क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं नैनोटेक के। अब मेडिसिन के बाद अगर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया तो वहां भी तो 4 एग्जांपल चाहिए। सबसे पहला देखिए, सेंसर्स हम यूज कर सकते हैं नैनो लेवल पर। कंटेमिनेशन सेंसर, मेरा फूड है ना, और वो फूड खराब हो सकता है। खराब क्यों होगा भाई फूड? कोई भी बैक्टीरिया आ जाएगा, कोई फंगस आ जाएगा, कोई वायरस आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा फूड खराब हो चुका है और मैं उसको कंज्यूम करता हूं और फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मैं इन चीजों से बचना चाहता हूं। बचने के लिए क्या कर सकती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, इस तरीके के सेंसर्स को यूज कर सकती हैं उन कैंड फूड में जो पैक हुए हैं। सेंसर्स किस तरह के हो सकते हैं? हो सकता है वहां पर फ्लैश लाइट आ जाए। जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो तो बैक्टीरियल ग्रोथ के साथ जो भी गैसेस रिलीज होंगी उसमें नैनो सेंसर्स का यूज किया जाए और वो एक फ्लैश लाइट कहीं ना कहीं रिवील कर दे कि ये जो कंटेनर है ये क्या है, खराब है, या ये फूड की जो पैकेजिंग हुई है वो खराब हो चुका है क्योंकि किसी तरीके का बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ वहां हो चुकी है। सेंसर्स का एग्जांपल मैंने यहां दे दिया। दूसरा एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल पैकिंग। क्यों ना हम अपने फूड को इस तरह से पैक करें कि उसमें नैनो लेवल पर पार्टिकल जिंक और कैल्शियम का यूज करें। यह रिसर्च हो चुकी है कि जिंक और कैल्शियम का नैनो पार्टिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में आ जाते हैं, उन्हें किल करने का काम करते हैं। ये एबिलिटी एज ए एलिमेंटल फॉर्म तो जिंक की शायद ना हो, लेकिन नैनो पार्टिकल लेवल पर इनकी एफिशिएंसी इस तरीके की देखी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल, आप नैनो एनहेंस्ड बैरियर यूज कर सकते हैं। बैरियर क्यों यूज करना है? लेट अस सपोज कोई फूड ऐसा है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खराब हो जाता है। अगर वो फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके खराब हो रहा है तो क्यों ना हम एक ऐसा बैरियर नैनो पार्टिकल्स का क्रिएट कर दें कि ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड हमेशा हमारा फ्रेश रहे। ठीक है, हमेशा फ्रेश रहे। नैनो एनकैप्सुलेटिंग सब्सटेंसेस, जैसे नैनो एनकैप्सुलेशन का मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में क्या है, विटामिन है या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हम जनरली क्या करते हैं, उन्हें ओरली लेते हैं कैप्सूल फॉर्म में। वो कैप्सूल भी क्या होती है, वो जाकर के एक आउटर कवरिंग होती है, अंदर जाकर डिसॉल्व होती है और अंदर के जो कैप्सूल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिर डिसॉल्व होते हैं। तो ये जो नैनो एनकैप्सुलेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं ये भी इस तरह से विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स को हमारी बॉडी में फास्टर रेट पर एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो फूड में या किसी तरीके से मेडिसिन में इनको यूज किया जा सकता है। नैनो बारकोड्स। नैनो बारकोड्स क्या हो गए कि ये हमारे जो कंटेनर्स हैं, फूड कंटेनर्स हैं, अब वो फूड कंटेनर्स पे क्या होगा, बारकोड की हमारी क्या हो सकती है, लेबलिंग हो सकती है। लेकिन इन कंटेनर्स का कभी कभी क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है उसमें करप्शन में इनका लीकेज हो जाता है। तो क्यों ना ऐसे बारकोड्स को हम यूज करें टैग करने के लिए पर्टिकुलर फूड के कंटेनर पर, ताकि कंपनीज जो है इस चीज का ट्रैक रख पाए कि क्या कोई कहीं इंडिविजुअल प्रोडक्ट हमारा लॉस तो नहीं हो गया, या इंडिविजुअल प्रोडक्ट में कोई आउटब्रेक तो नहीं आ गई। आउटब्रेक विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म हो सकता है, आउटब्रेक विद रिस्पेक्ट टू लीकेज हो सकता है। ठीक है, इन सब चीजों को कैच करने के लिए, ट्रेस करने के लिए ये हमारे बारकोड्स बहुत हेल्प हो सकते हैं, हमारे को बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बारकोड दिखेंगे भी नहीं आंखों से, क्योंकि नैनो लेवल पर होंगे, इनको सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है थ्रू इक्विपमेंट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड एप्लीकेशन हेयर। नेक्स्ट, नैनो एमल्शंस। नैनो एमल्शंस क्या करेंगे, प्लांट में लेट अस सपोज कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई वायरस है और वो प्लांट को खराब कर रहा है, हमारी क्रॉप को खराब कर रहा है, तो इस तरीके के एमल्शंस हम यूज कर सकते हैं जब हम किसी तरह से पानी दें उन प्लांट्स को, और वो प्लांट्स को मारने की बजाय वहां के जो बैक्टीरिया हैं उनको किल कर सकता है, पर्टिकुलरली हार्मफुल बैक्टीरिया जो है। ठीक है, और हमारे प्लांट को कहीं ना कहीं हार्म नहीं करेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जब हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, जो हम इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, ये सब हम यूज जब करते हैं तो हमारे प्लांट में भी ये केमिकल्स जाते हैं।
और फूड में भी जो फ्रूट प्रोड्यूस होता है या फूड जो भी वेजिटेबल प्रोड्यूस होती है उसमें भी वो केमिकल्स आते हैं। तो प्रचलन अब चल चुका है ना यहाँ पर कि ऑर्गेनिक फूड खाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो विदाउट केमिकल्स। लेकिन उसके अलावा एक मेथड नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी निकल के आता है जहां हम इन नैनो एमल्शंस का यूज करें ताकि हमारा प्लांट को, हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं हो, लेकिन उसके साथ जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम मार सकें। नेक्स्ट, नैनो कैप्सूल्स। नैनो कैप्सूल्स भी बेसिकली वैसे ही काम करेंगे जैसे मैंने अभी नैनो एमल्शंस बताए थे। वो क्या कर सकते हैं, उन केमिकल्स को एफिशिएंटली यूज करा सकते हैं, उन फर्टिलाइजर्स का पेनिट्रेशन बहुत ही इफेक्टिव कर सकते हैं। मतलब फार्मर्स को एक्सेसिव अमाउंट में वो केमिकल्स यूज करने की जरूरत नहीं, जितना ऑप्टिमम क्वांटिटी चाहिए और जिस टारगेट जगह पे चाहिए वहां ये नैनो कैप्सूल्स आपका रोल प्ले करेंगे, जैसे कि हर्बिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इस तरीके की चीजें। इनफैक्ट ये नैनो कैप्सूल्स जीन को भी ट्रांसफर में हेल्प कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से जीन उठा करके हमने दूसरी जगह ट्रांसफर करी, उसमें भी इन नैनो कैप्सूल्स का रोल हो सकता है। एक मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट अगर मैं और यहां पर बता दूं तो जीन थेरेपी वर्ड आपने सुना होगा, है ना, इसको हमने बायोटेक में भी बताया था। तो जीन थेरेपी में क्या होता है, एक डिफेक्टिव जीन होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक अच्छी नॉर्मल जीन से, और ये जनरली एम्ब्रियो लेवल पे किया जाता है बच्चे के बर्थ होने से पहले। तो डिटेक्शन पहले ही हो जाता है कि कोई एबनॉर्मल जीन बच्चे में है और वो एम्ब्रियो लेवल पर है, और उसको रिप्लेस करने के लिए जीन थेरेपी का हम यूज लेते हैं। और ये भी एक कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो गई जो बायोटेक और नैनोटेक से भी एक्सप्लॉइट की जा सकती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने एक फ्लो चार्ट बना के दे दिया है आपको कि नैनो एग्रो टेक्नोलॉजी या नैनो बायोटेक्नोलॉजी का रोल एग्रीकल्चर में, ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस फ्लो चार्ट को आप आराम से बना सकते हो। इस फ्लो चार्ट में देखो अच्छी अच्छी बातें कौन सी हैं, ये अच्छी बातें हैं जो इस फ्लो चार्ट में देखो वो अच्छी अच्छी बातें कौन सी हैं कि नैनो हर्बिसाइड्स हो, फंजीसाइड्स हो, या कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स नैनो लेवल पर पार्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं, एज अ पेस्टिसाइड वो वर्क कर रहे हैं, फर्टिलाइजर वो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और स्पेसिफिक टारगेट जगह पर जाएंगे, इफेक्टिव पेनिट्रेशन होगा और अल्टीमेटली जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज होगा, एक्सेसिव क्वांटिटी में हम यूज ही नहीं करेंगे। प्लस आप इन नैनो सेंसर्स को भी यूज कर सकते हो कि भाई प्लांट का हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है, कितना जो है जो आपका प्लांट का ग्रोथ हुआ है, जो स्टेम का लेंथ है वो कितना हुआ है, फ्रूट का साइज कितना है, कितने लेवल तक पानी को आपको फील्ड्स में देना है, कितना नहीं देना। ऐसे सेंसर्स कहीं ना कहीं नैनो लेवल पर यूज हो सकते हैं अपने फील्ड को ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट फॉर योर मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग पर्पस। नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या रोल है इस नैनो टेक्नोलॉजी का। तो नैनो टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम धीरे धीरे इस स्टेज में जा रहे हैं जहां हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अब छोटी होती जा रही हैं। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स या बड़े बड़े टीवी होते थे, बड़े बड़े मोबाइल फोन्स होते थे, अब उनका साइज छोटा होता चला जा रहा है। इसका रीजन ये है कि हम जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको हम नैनो लेवल पर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाता है, और इंटीग्रेटेड सर्किट होने की वजह से जो हमारा साइज है इक्विपमेंट का वो छोटा हो सकता है। ये नैनो ट्रांजिस्टर्स आपके ऑलरेडी यूज में है, इट इज ऑलरेडी फंक्शनल इन द इंडस्ट्री। देन कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, जो स्क्रीन्स हैं, उनकी क्वालिटी और एनहेंस हो रही है बिकॉज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल है नैनो चिप्स का। ये तो नॉर्मल चिप्स का साइज है जो इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, लेकिन नैनो चिप्स जो होती हैं बिल्कुल आपकी फिंगर की टिप पर कहीं कोने में दिखेगी भी नहीं आपको, इतनी छोटी। और ऐसी चिप्स का रोल आपका क्या क्या काम करेगा, एक तो डिवाइस का वेट कम कर देगा, डिवाइस की थिकनेस को कम कर देगा, इनफैक्ट उसकी पावर कंजम्पशन एबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, कम पावर यूटिलाइज करेगा और ज्यादा वो आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दे पाएगा कि भाई पावर यूटिलाइज जब कम हो रही है तो बैटरी ज्यादा चलेगी आपकी मोबाइल की या आपकी किसी इक्विपमेंट की। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हैं नैनो चिप या नैनो ट्रांजिस्टर। दो एग्जांपल मैंने दे दिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, डोंट फॉरगेट दीज एग्जांपल्स। ये एग्जांपल आप मेंस में भी लिख के आ सकते हैं और ये एग्जांपल आपके कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनर्जी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होता है। जिस कंट्री के पास एनर्जी के रिसोर्सेज अच्छे होते हैं वो जनरली डेवलपमेंट की ओर ही बढ़ती है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द एग्जांपल्स। तो हमारी कंट्री में क्या कोशिश हो रही है, सोलर पैनल्स की, सोलर एनर्जी को कंज्यूम करने की, यूटिलाइज करने की।
सोलर एनर्जी के रिस्पेक्ट में तो इंडिया ने अपना एक अलायंस भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर शुरू किया है, और वो जो इंटरनेशनल अलायंस है जो मोटिवेटेड फ्रॉम इंडिया साइड है, वो किस तरह से फ्लरिश कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हम कोशिश करें कि जितनी भी सोलर एनर्जी है उसको यूटिलाइज करा जा सके। यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल्स को यूज करके हम जो सोलर पैनल्स बना रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं, क्लियर, कर भी रहे हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी जो सोलर पैनल्स हैं, इनकी कहीं ना कहीं कंजम्पशन जो है सोलर लाइट की एब्जॉर्ब करने की और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने की, स्टोर करने की, ये बढ़ा रही है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है सोलर पैनल्स का वो चीपर भी हो गया है, उसके साथ साथ एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ गई है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोडक्शन के केस में अगर देखें तो कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल के प्रोडक्शन को और कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोलियम मटेरियल। ये आपका तीसरा पॉइंट जो है ये पेट्रोलियम मटेरियल के रिस्पेक्ट में है। यहां पर भी एनर्जी कहीं ना कहीं हम इंजन को इस तरह से बना सकते हैं नैनो पार्टिकल्स का वहां यूज करके कि जो फ्यूल आपका जो यूज हो रहा है उस इंजन में वो भी एफिशिएंटली यूज हो। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इस तरीके की बैटरीज बनाई जा सकती हैं नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके, जो बैटरीज क्या हो, जले नहीं, एक तो उनमें आग नहीं लगे, वो एफिशिएंटली यूज हो सके, जल्दी चार्ज हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और उनका वेट भी कम हो, प्लस हायर पावर डेंसिटी भी हो। क्यों बैटरीज पर इतना फोकस किया जा रहा है? क्योंकि हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं किस तरफ? इलेक्ट्रिक मोबाइल व्हीकल्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कौन सा पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम है इसके लिए? याद करो, पढ़ा होगा पक्का आपने, फेम नाम की जो गवर्नमेंट स्कीम है जहां गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी मिलती है इस पर्टिकुलर स्कीम से। तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे इस फेज में जा रहे हैं जहां बैटरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये जो बैटरीज हैं अब इनका फिर क्या होगा? धीरे धीरे इनके यूसेज जो है बढ़ता जाएगा, इनकी क्वालिटी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छी अच्छी चाहिए, और ये अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करके इस टॉपिक को, इस फील्ड को और भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाकर के हम ऐसे टॉपिक्स को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर सकते हैं और अपनी कंट्री लेवल पर अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बूस्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ट्राई टू थिंक नॉट जस्ट एज अ साइंस और अ साइंस स्टूडेंट और जस्ट ए यूपीएससी एस्पिरेंट, थिंक हॉलिस्टिकली, ठीक है। आप एस्पिरेंट हैं तो आप ये चीजें सीख रहे हैं डेफिनेटली, बट इस सब चीजों को लिंक करने की कोशिश करिए। यहां पर आप साइंस पढ़ रहे हैं, इसी चीज को आप इकोनॉमिक्स में भी यूज कर सकते हैं, इसी चीज को आप किसी इंटरनेशनल रिलेशन में कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ कि हम इस तरीके की बैटरीज बनाए जो नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड को एक्सप्लॉइट कर ले, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा हो उस कंट्री का इस फील्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी यूजफुल हो सकता है। इसके एप्लीकेशन से देखें तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई अगर पानी में पॉल्यूशन है, पानी में प्यूरिफिकेशन करनी है, तो क्यों ना नैनो एब्जॉर्बेंट्स का यूज किया जाए। ये क्या करेगा कि पानी में से ऐसी इंप्योरिटीज को खींच लेगा और फिर इन नैनो इंप्योरिटीज, जो नैनो एब्जॉर्बेंट्स हैं, जो इंप्योरिटीज इकट्ठी हो गई, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एक आंसर होगा, ये एक एप्लीकेशन हुई। दूसरा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्री से, और वो या तो वाटर बॉडीज में जा रहा है, नियर बाय लेक में, नियर बाय पॉन्ड में, या फिर हो सकता है कि वो ग्राउंड वाटर में जा रहा हो। क्यों ना हम एक मेम्ब्रेन लगा दें नैनो पार्टिकल्स की जो इन पॉल्यूटेंट्स को ग्राउंड वाटर में जाने ही ना दे और वहां से उन्हें रिमूव कर ले। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? नैनो मेम्ब्रेन्स। तीसरा एग्जांपल सेंसर्स का है कि ये नैनो सेंसर्स कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करें या फिल्टर कर दें, अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज भी कर दें हार्मफुल केमिकल्स को या पॉल्यूटेंट्स को। ये आप एयर में भी कर सकते हैं, सॉइल में भी कर सकते हैं, एंड वाटर में भी कर सकते हैं। कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्रॉडली अपने आंसर को लिखते हैं, बहुत स्पेसिफिक देते हैं तो कोई एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको हर तरीके से सोचना है, सिर्फ वाटर पॉल्यूशन नहीं सोचना, सॉइल भी सोचना है, एयर भी सोचना है, ठीक है। लास्ट आप एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं एयर में, और हमें तो ये बात पता है कि दिल्ली किस तरह से रैंकिंग में हमेशा आगे ही रहता है जब पॉल्यूशन की बात होती है। तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल सिटी जो है वो सबसे आगे पॉल्यूशन में, तो हमें इस बात पर फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना नैनो टेक्नोलॉजी को हम यूज करें, इसकी मॉनिटरिंग हो सके एयर की, पार्टिकुलेट मैटर्स की, उसके रिस्पेक्ट में जो गैसेज हैं और भी जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर सके हमेशा, और ये अपनी पॉलिसी मेकिंग में भी लेकर के आए कि कैसे हम डाटा को यूज करें नई नई पॉलिसीज बनाने में। तो नैनो टेक्नोलॉजी वो डाटा आपको प्रोवाइड करेगा हर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि क्या एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं, कैसे हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर पा रहे हैं कि हमारी स्कीम सक्सेसफुल भी हुई या नहीं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था वो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन ये क्वेश्चन जब आपका नॉर्मल जनरल आए तो सभी टॉपिक्स में से एक एक एग्जाम्पल उठा के भी लिख दोगे तो आपका एक आंसर बहुत अच्छा और कंप्लीट आंसर दिखेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स की जहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे पूछे जा सकते हैं। पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम एक ऐसा क्लॉथ बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें स्टेनिंग ना हो और जिसमें रिंकल भी ना आए। क्या हम नैनो टेक्नोलॉजी को वहां यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अपने क्लॉथ के ऊपर एक कोटिंग कर देंगे और ये नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग है। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग क्या करेगी, उस क्लॉथ को रिंकल फ्री बनाएगी, एक तो सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा, लेट अस सपोज कोई डर्ट उस पर आ गई तो जैसे ही पानी में आप उस कपड़े को निकालेंगे वो डर्ट निकल जाएगी और हमारे कपड़े पर स्टेन नहीं आएगा। ये हो गया उस नैनो कोटिंग सरफेस का फायदा। दूसरा आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल हो सकता है। एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन में देखो नैनो स्केल सेंसर्स। अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पता है आपको कि एक कार चलेगी और वो अपने आप चलेगी और मैं तो साइड में बैठा हूंगा, तो उस कार को कैसे पता चलेगा कि भाई लेफ्ट लेना है, राइट लेना है और मेरे कितने डिस्टेंस पर कोई गाड़ी खड़ी है। इन सब चीजों का वो तभी ध्यान रख पाएगी कार जब उसके पास ऐसे सेंसर्स होंगे। और ये सेंसर्स आप नैनो स्केल पे यूज कर सकते हैं, जो सेंसर्स आपको हमेशा हर डायरेक्शन में ये इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से वो गाड़ी के आसपास की चीजें, ऑब्जेक्ट्स हैं, ताकि एक्सीडेंट ना हो। हम इन सेंसर्स को यूज कर सकते हैं बिल्डिंग में, जैसे कोई ब्रिज बनाते हैं, कोई रेल टावर बनाते हैं, कोई रेलवे ट्रैक बनाते हैं, कोई टनल बनाते हैं। जब हम ऐसी चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इन चीजों को, हम इन नैनो सेंसर्स को उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं इनिशियली बिल्डिंग टाइम ही। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिर हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे उस ब्रिज की, उस टनल की, कि वो कितना ज्यादा रिपेयरमेंट मांग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई कहीं किसी जगह पर कोई ब्रिज कोलैप्स करता है, इतनी कैजुअलिटीज होती हैं और उसके बाद सरकार जो है फिर सारे ब्रिजेस को चेक करना शुरू कर दे। क्यों ना अब हम ऐसे ब्रिजेस या टनल्स बनाने ही शुरू करें जिनकी मॉनिटरिंग नैनो सेंसर से हो सके, उनकी परफॉर्मेंस हो सके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको कितने रिपेयर कराने की जरूरत है ये भी पता लग जाए हमको। सिंपल सा पॉइंट है। देन ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, खैर ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया यहाँ पर। अवॉइडिंग द कोलिजन एंड कंजेशन, कंजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं आपको पहले ही ये सेंसर्स बता दें आगे पीछे कितनी जगह है, ऑलरेडी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ अ कार। एंड मेंटेनिंग द लेन पोजीशन, ये भी मैंने आपको वहां पर इस एग्जांपल से कार वाले से बता दिया है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यू कैन यूज दिस पॉइंट्स। देन ये डायग्राम देखो यहाँ साइड में, ये डायग्राम किसका पता है? कार्बन नैनो ट्यूब्स का है। कार्बन नैनो ट्यूब्स पे 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे अभी क्या है। और ये कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं? ये इतने अच्छे तरीके के ग्राफीन के बने होते हैं। पहले तो ये जान लो बने किसके हैं। ये कार्बन हो गया, कार्बन के मॉलिक्यूल ग्राफीन जो है उससे बने हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से डिजाइन होते हैं कि इनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये दिखने में तो नेट लाइक लग रहा है लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये यूज किया जा सकता है स्पेसशिप्स में। जो भी स्पेसशिप्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर इस पर्टिकुलर एलिमेंट का यूज हो सकता है, नैनो ट्यूब्स का यूज हो सकता है और ये इंक्रीज कर देता है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी, प्लस जो वेट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है स्पेसशिप का। ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती इस चीज की कि भाई इसको वापस से अगर ये वेस्ट हो गया या कहीं ना कहीं ये डिग्रेड नहीं हुआ तो हमारे को क्या प्रॉब्लम होंगी। तो प्रॉब्लम नहीं होंगी क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है और एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने में इसका रोल नहीं रहेगा, अपने आप ही ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। ये कुछ खास बातें हैं इसकी। इन्हीं खास बातों पर क्या किया था उसने, यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था। एनीवेज ये आपके पॉइंट्स हो गए जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए। अब अच्छी बातें तो हमने सुन ली, अच्छी बातों के साथ साथ आती हैं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी। और कोई रिस्क या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो तो वो टेक्नोलॉजी का आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा मेंस में। कैसे हम इसमें ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है? सबसे पहला नैनो पॉल्यूशन या नैनो टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ टॉक्सिन, तो नैनो लेवल पर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुए उसकी स्टडी करना। अब सर नैनो लेवल पर टॉक्सिन प्रोड्यूस कैसे हुए? देखो तुमने सब चीजें जो है अगर लेट अस सपोज नैनो लेवल पर करनी शुरू कर दी तो आंखों से तो हमें दिख ही नहीं रहे पार्टिकल्स। अगर मुझे ये आंखों से नहीं दिख रहे तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट में ये फैलेंगे। जब ये एनवायरमेंट में फैलेंगे और इसको हम रिकलेक्ट नहीं कर पाए तो ये कहां कहां कैसे कैसे फैलेंगे, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट।
तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि फिर क्या ये टॉक्सिसिटी नहीं फैला सकते एनवायरमेंट में? इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर इतना ज्यादा हो जाए कि किसी पर्टिकुलर फूड में ये कहीं ना कहीं कंटेमिनेट कर दें, वाटर बॉडी को कंटेमिनेट कर दें, यूजफुल पर्पस तो कुछ और था लेकिन वो वहां से फैल करके किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां उनका नेगेटिव इंपैक्ट शो हो जाए, तो ये अभी हमें श्योरिटी नहीं है कि अच्छी चीजों के साथ साथ उन चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड का। वो सनस्क्रीन लोशन में एक नैनो पार्टिकल कहीं ना कहीं यूज होता है, तब तो अच्छी बात है कि आपने सनस्क्रीन पे यूज किया, आपकी स्किन बच गई। लेकिन जब आप नहाएंगे तो या फिर आप किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं वहां, या किसी भी तरीके से अगर वो टॉक्सिन्स फैल जाते हैं वाटर में और फिर इतने लोग इसको यूज करें, इतना कमर्शियल हो जाए प्रोडक्ट कि वो अल्टीमेटली वाटर बॉडीज पॉल्यूट कर दे, तो फिर क्या एक्वेटिक एनिमल्स को उसका नुकसान होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। क्या वो बाकी किसी और नैनो पार्टिकल से इंटरेक्ट कर करके कुछ और हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं क्रिएट कर देगा, ये भी हमें नहीं पता। हमने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि फिजिकल थर्मल कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जब वो चेंज हो जाती हैं तो हमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस हमें दिखती हैं केमिस्ट्री की, जो नॉर्मली दिखती हैं वो चेंज हो जाएंगी। जब वो चेंज हो जाएंगी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वेस्ट आपस में इंटरेक्ट करके ऐसी कौन सी नई डिफरेंट प्रॉपर्टीज निकाल लेगा इस छोटे साइज पर कि वो एक नया रिस्क क्रिएट कर दे एनवायरमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए भी एक नया रिस्क क्रिएट कर सकती है। तो ये पॉइंट्स मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग लिख सकते हैं आप इसको। पॉल्यूशन क्रिएट होना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं तो नैनो पार्टिकल्स उसमें जरूर निकलेंगे और फिर वो क्या होगा, किसी भी इंडस्ट्री से जो ऐसी डिवाइसेस बना रही है नैनो डिवाइसेस, वहां पे वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। दूसरा नैनो वेस्ट का पॉइंट मैंने बता दिया। देन मिसयूज, अगर इतने छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं और इतना कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना एक कंट्री दूसरी कंट्री पर स्पाइंग करनी शुरू कर देगी। कंट्रीज ही क्यों, विद इन द कंट्री भी होने लगेगा, रीजनल लेवल पे होने लगेगा और स्पाइंग और एस्पियंज पर्पस के लिए इसको मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, देन टेक्निक तो बहुत कॉस्टली है, ये तो एक टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी कोई आएगी तो वो ऑब्वियसली कॉस्टली होगी, धीरे धीरे उसका रेट फिर कम होता जाता है जैसे जैसे उसमें एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च होती जाती है। वैसे नैनो टेक्नोलॉजी नई ब्रांच ऑफ साइंस नहीं है, इसको हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं, 20-25 ईयर्स इसको हो चुके हैं कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन फिर भी आज भी इसकी एप्लीकेशंस नई नई एक्सप्लोर हो रही हैं। इट इज स्टिल ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सपेंशन। एंड लास्ट पॉइंट आता है एक्सपर्टीज। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें जो टैलेंट पूल है, एक्सपर्टीज है, वो लिमिटेड है और जो भी टैलेंट पूल होगा उसकी एक्सपर्टीज गेन करने में भी टाइम लगता है कि किस तरीके की बेसिक रिसर्च उसमें की जाए कि जो आपका रिसोर्सेज, जो आपकी जो एप्लीकेशंस आपने प्रोड्यूस करने की कोशिश करी है उसे बनाने के लिए जो रिसोर्सेज, मैन पावर चाहिए, वो आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं या रिस्क एसोसिएटेड है, कीप दैट इन माइंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि गवर्नमेंट ने क्या किया है नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया, NSTM, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन। ये 2007 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और इसके आप ऑब्जेक्टिव्स देखिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि भाई रिसर्च को बढ़ाओ, जो रिसर्च है वो बढ़ाई जाए, इसके रिस्पेक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो डेवलप किया जाए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, लैब्स चाहिए। देन इसकी एप्लीकेशंस को खोजा भी जाए और एप्लीकेशंस पे वर्क किया जाए। देन ह्यूमन रिसोर्स, नए नए जो भी यूथ है उसको नैनोटेक में कोर्सेज कराए जाए और उनको कहीं ना कहीं जॉब भी दी जाए इसमें, ताकि वो प्रमोट हो सके एज अ ह्यूमन रिसोर्स कहीं ना कहीं। और लास्ट में कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसको हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके उसको और पुश दें। ये सब चीजें सही हैं, लेकिन आप देखो ये पॉइंट कितने जनरल है। दीज आर जनरल ऑब्जेक्टिव्स। कल फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है क्वेश्चन में और कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखना है, तो ये पॉइंट्स उठा करके आप लिख सकते हो। भाई बेसिक रिसर्च करो, आपको प्रमोट करो इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों को जो है उसमें एजुकेट करो ताकि ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट हो, लास्ट में 3-4 कंट्रियों से मिलकर कोलैबोरेट कर लो। ये जनरल पॉइंट्स हैं, डू नॉट थिंक कि ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। हाँ, जब ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऑब्वियसली आपको इन पॉइंट्स को 2-2 लाइन लिख करके हाईलाइट तो करना ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये पुराना इनिशिएटिव है 2001 का। यहां पर गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि रिसर्च को तो बढ़ाना ही है, एप्लीकेशंस और डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना है। ये तो कॉमन पॉइंट्स हैं। वहीं आपके क्या कर रहे हैं कि हम इन टॉपिक को कहीं ना कहीं फ्यूचर में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन में ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म या फिर जीन टारगेटिंग या डीएनए चिप्स, ऐसी चीजों को प्रमोट करने की कोशिश थी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से। ठीक है, तो डीएनए चिप्स वो हो गई जहां पर क्या होगा कि डीएनए की एनालिसिस हो सके, जीन लेवल पर कौन से प्रोटीन्स बन रहे हैं, क्या डिफेक्ट है, उन सब चीजों की स्टडी
हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपको मैं अगर थोड़ा रीसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को लिंक करूं, तो कोविड-19 के टाइम पर बहुत डर था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को हम कैसे बचाएंगे। ये सिर्फ कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर फ्यूचर में कोई और भी डिजीज आ जाती है जहां हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो इस तरीके के एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी के यूज हो सकते हैं। वहां पर हुआ यह था कि जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था उसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं ग्रांट्स मांगे थे कि हम ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स फुलफिल हो, जिसमें 2 गोल उन्होंने बताया। पहला गोल उन्होंने बताया कि भाई एंटीवायरल नैनो कोटिंग मटेरियल बनाए। कैसा? कि भाई कोई मास्क हो, N95 रेस्पिरेटर मास्क है या कोई और मेडिकल मास्क है, उसको हम एंटीवायरल बनाए कि अगर हमारा हेल्थ केयर वर्कर कोई जाता है सैंपल कलेक्ट करने तो उसको खुद को डिजीज ना हो। वो जो मास्क यूज कर रहा है उस मास्क पर जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म आएगा वो अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि उस पर कोटिंग कौन सी होगी? नैनो कोटिंग होगी, एंटीवायरल। वो भी एंटीवायरल मतलब वायरस को मारने वाली। दूसरा पीपीई किट्स। पीपीई आपको पता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इन सभी पीपीई किट्स पर जो हम टेक्सटाइल अपने एग्जांपल पढ़ा अभी, ऐसे टेक्सटाइल क्यों ना बनाए जाए जिनकी सरफेस पर इस तरीके के नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग हो कि अगेन वो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सके और एंटीवायरल की कोटिंग उनके अंदर हो, ताकि किसी भी तरीके के जो कोविड-19 के वायरसेस हैं वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को परेशान नहीं कर सके, है ना, उनकी हेल्थ पे आ जाए। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। बाकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। इस तरीके का एक आर्टिकल आया था तो मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल की तरह बता दिया है। आप एग्जाम में कभी मौका मिले तो एक लाइन में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कि आइकॉनसेट ये नाम की जो 2020 की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बाइनियल कॉन्फ्रेंस होती है, तो नेक्स्ट अब 2022 में होने वाली है। तो देखिए मार्च में 2020 में ये कॉन्फ्रेंस हुई कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी पर। इसके भी आपके 5 ऐसे एम्फेसिस थे और यहां पर 5M की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कि आपका जो नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड है उसमें मशीन्स, जो मटेरियल है, इस पर फोकस किया जाए। मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स प्लस उन डिवाइसेस को प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, और उसके लिए जो मैकेनिकल पावर है वो भी रिक्वायर्ड हो सकती है, उसको भी पुश दिया जाए। ऐसे करके 5M इन्होंने बताए थे। तो एग्जाम में कुछ नहीं करना है, एक गोला बनाना है, बीच में आपको लिखना है 5Ms। आप लिख सकते हैं आइकॉन सेट के 5M और 1 2 3 4 5 ऐसे 5 एरो दिखाइए और 5 नाम लिख दीजिए। एग्जामिनर को इतना अच्छा लगता है वो देख करके कि देखिए बच्चे ने एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसने अपने 5 इनिशिएटिव जो थे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के या इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के, वो किस तरह से हाईलाइट किए। तो अपने पॉइंट को आप डिपिक्ट भी कर सकते हो एक प्रेजेंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हर चीज थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी टाइम की भी इतनी कमी होती है कि हम सब कुछ नहीं लिख पाते, तो एक छोटा फ्लो चार्ट साइड में बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। यहां पर मैंने आपको बताया था कार्बन नैनो ट्यूब्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें ऑप्शंस दिए गए ABCD। ठीक है, 4 में से हमसे पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर हाईलाइट करना है। सबसे पहला कार्बन नैनो ट्यूब्स पे जो भी नॉलेज आपने अभी गेन करी है उसमें देखिए 4th स्टेटमेंट को कि क्या ये बायोडिग्रेडेबल है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन नैनो ट्यूब्स बायोडिग्रेडेबल होती है, तो 4th तो सही होना चाहिए, मतलब इन तीनों में से आंसर होना चाहिए, 1 इज रॉन्ग। आप देन 3rd स्टेटमेंट को देखिए कि बायोकेमिकल सेंसर्स की फॉर्म में वो यूज हो सकते हैं। तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी में सेंसर्स वाला पॉइंट मैंने बताया है, हर फील्ड में सेंसर्स, नैनो सेंसर्स, दे कैन बी यूज्ड। तो जनरल स्टेटमेंट है तो ये भी सही होना चाहिए, तो 3 और 4 दोनों सही होने चाहिए। तो अब आपके जो आंसर है देखिए B, C और D तीनों में ही 3 दिया है और तीनों में ही 4 दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है, लेट अस सपोज फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, कि क्या ये यूज किए जा सकते हैं एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन डिलीवरी इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल, ड्रग डिलीवरी सिस्टम या डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूज किया जा सकता है, तो 1 आपका सही है। इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी, सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, B इज रॉन्ग। अब आंसर C और D में है, तो सेकंड स्टेटमेंट पर सब कुछ डिपेंड करेगा आपका आंसर। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी की तरह इन ट्यूब्स को यूज किया जा सकता है क्या, तो देखिए इसका आंसर है यस। अगर कोई वेसल इंजरी कर जाए, कैपिलरी इंजरी कर जाए, तो इनको कार्बन नैनो ट्यूब्स को इस तरीके की मेडिकल एप्लीकेशंस में भी यूज किया जा सकता है। ये स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट टाइम आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इधर वो क्वेश्चन मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ चुका है ऑलरेडी। तो 2 इज ऑल्सो राइट। इस तरह से आपके सभी आंसर्स करेक्ट थे और सही आंसर था D।
तो सभी पॉइंट्स करेक्ट थे आपके 1 2 3 4 आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है। यहां हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट